हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री वर्ड में आप लोगों का स्वागत है। आज बेटा हम लोग रासायनिक बलगतिकी का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। कल तक हम लोगों ने पढ़ा है कि अभिक्रिया के अर्ध आयुकाल हम कैसे निकालते हैं, अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है, अभिक्रिया की आणविकता और उसकी कोटि में अंतर क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने कल तक पढ़ा है। आज बेटा हम लोग शुरुआत करते हैं, ताप गुणांक के बारे में पढ़ते हैं। यानी अभिक्रिया के दर या अभिक्रिया की वेग की ताप पर निर्भरता, यानी अभिक्रिया की जो वेग है वो ताप पर किस प्रकार से निर्भर करती है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और हम लोग बेटा इसमें सबसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे ताप गुणांक। ताप गुणांक, ताप गुणांक, इसे बेटा हम लोग इंग्लिश में कहते हैं टेम्परेचर कॉफिशिएंट। क्या बोलते हैं? टेम्परेचर कॉफिशिएंट। ताप गुणांक के बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसे बेटा मान लो अपने पास कोई एक पदार्थ है, सपोज दैट ये कोई एक रॉड है अपने पास, ये कैपिटल ए कोई अपने पास पदार्थ है। ये बेटा अगर जनरली रूम टेम्परेचर की बात करें तो इसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा बेटा? 25 डिग्री सेल्सियस। कितना टेम्परेचर हो जाएगा? 25 डिग्री सेल्सियस। अब हम लोग क्या करते हैं बेटा कि सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, इसको हम लोग ताप देते हैं, इसका तापक्रम बढ़ाते हैं। और तापक्रम को सपोज दैट हमने 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया, यानी T + 10 डिग्री सेल्सियस, और T है बेटा 25 में 10 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 35 डिग्री सेल्सियस। क्लियर बेटा यहां तक? तो हम लोग इसी को कहते हैं ताप गुणांक। मतलब किसी भी पदार्थ का तापक्रम 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर, किसी भी पदार्थ का तापक्रम 10 डिग्री, चाहे जिस टेम्परेचर में बेटा, जरूर नहीं को 25 यानी 25 डिग्री सेल्सियस पर ही हो, हम लोग एक मानक लेते हैं 25 डिग्री सेल्सियस, और किसी भी टेम्परेचर पर हो सकती है। 10 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बढ़ाने पर अभिक्रिया के वेग में होने वाले परिवर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? ताप गुणांक। यानी कह सकते हैं किसी पदार्थ का तापक्रम 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर अभिक्रिया के वेग में होने वाले परिवर्तन को ताप गुणांक कहते हैं। ताप गुणांक कहते। क्लियर बेटा यहां तक? अब अगर हम ताप गुणांक की बात करें बेटा तो ताप गुणांक हो जाएगा, ताप गुणांक बराबर, मान लेते हैं बेटा कि जो इनिशियल मतलब जो शुरुआती टेम्परेचर है अपना वो T है, तो ये हो गया बेटा T, और फाइनल कितना? T + 10, तो ये हो जाएगा बेटा T + 10 डिग्री सेल्सियस अपॉन T डिग्री सेल्सियस। तो इसे हम लोग बोलेंगे ताप गुणांक। किसी की कोई दिक्कत बेटा? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे हम बात करते हैं बेटा अभिक्रिया का टक्कर सिद्धांत। अभिक्रिया का टक्कर सिद्धांत पढ़ते हैं बेटा कि अभिक्रिया का टक्कर सिद्धांत क्या होता है। अभिक्रिया का टक्कर सिद्धांत बात करते हैं। अभिक्रिया का टक्कर सिद्धांत, अभिक्रिया का
टक्कर सिद्धांत। देखते हैं बेटा टक्कर सिद्धांत क्या होता है, अभिक्रिया का टक्कर सिद्धांत क्या है। चलो मान लो बेटा अपने पास कोई एक कंटेनर है, सपोज दैट इसमें कोई एक गैस कैपिटल ए भरी हुई है। अपने पास कोई एक दूसरा कंटेनर है, मान लेते बेटा कि इसमें कोई गैस कैपिटल बी भरी हुई है। जब इन दोनों गैसों को हम एक दूसरे कंटेनर में मिक्स करेंगे, या तो बेटा इन दोनों को एक साथ मिक्स किया जाएगा जब, तो ये पदार्थ जो उत्पाद बनेगा हमारा वो क्या बनेगा, AB। क्लियर है बेटा यहां तक। अब जरा सोचो कि अभिकारी अणु A और अभिकारी अणु B जब आपस में ये दोनों जुड़ेंगे तब जाकर के क्या बनेगा बेटा, AB। क्लियर है यहां तक सबको। चलिए अब जरा हम ये देखते हैं कि AB बनता कैसे है, तो देखेंगे बेटा। चलिए मान लेते बेटा अपने पास कोई एक कंटेनर है, इसमें A और B दोनों भरे हुए हैं। ये जो हमने सर्किल बना रखे हैं बेटा, ये कैपिटल A के अणु हैं। ये किसके अणु हैं, कैपिटल A के अणु हैं। ये जो हमने सर्किल में बनाए हैं ये कैपिटल A के अणु हैं। और जो बेटा हम स्पॉट में बनाएंगे वो मान लेते हैं कि कैपिटल B है। ये सर्किल वाले कैपिटल A हैं, और जो हम लोग ये स्पॉट बना रहे हैं, यहाँ स्पॉट की बात करेंगे, ये स्पॉट के जो अणु हैं ये कैपिटल B है। क्लियर बेटा यहाँ तक। अब देखिए इन दोनों अणुओं से मिल करके हमको क्या बनाना है, AB एक उत्पाद बनाना है। अब जरा हम ये देखते हैं कि इन दोनों से AB बनेगा कैसे। तो देखो बेटा क्या होगा, जब हम इनको एक कंटेनर में फिल करेंगे तो कैपिटल A और कैपिटल B ये दोनों आपस में कोलिजन करेंगे, टकराएंगे, जुड़ेंगे। और जब ये आपस में कोलिजन करेंगे तो क्या बन के तैयार हो जाएगा, AB। अब बात ये आती है बेटा कोलिजन करने की कितनी प्रावस्थाएं हो सकती हैं, वह कौन कौन सी अवस्था है जो किसी भी पदार्थ के बनने के लिए आवश्यक होती है। चलो बेटा जरा सोचते हैं। मान लो कि ये कोई पदार्थ या अणु A है और ये कोई अणु B है, ये कैपिटल A और ये कैपिटल B। आपको पता बेटा कि ये गैस के अणु होंगे तो सभी अनियमित गति करते रहते हैं, सबके अंदर अनियमितता पाई जाती है। मान लेते हैं कि कैपिटल A गति करता हुआ कैपिटल B के पास गया और कैपिटल B को अपनी पूरी एनर्जी ट्रांसफर कर दिया, B आगे बढ़ गया और कैपिटल A यहीं पर रुक गया। तो इसका मतलब बेटा A और B अभी तक ऐड नहीं हुए हैं, B आगे निकल गया, A यहाँ पे रुक गया। ये कोलिजन का पहला सिद्धांत है। कोलिजन का पहला सिद्धांत मतलब पहली अवस्था हम कह सकते हैं, सिद्धांत नहीं, पहली अवस्था हम कह सकते हैं कि टकराने की एक अवस्था ये हो सकती है कि B कोई पदार्थ कोई अणु है और A कोई अणु है, A गतिज ऊर्जा के साथ आए और B को अपनी पूरी एनर्जी ट्रांसफर करे, B आगे निकल जाए, A वहीं पर रुक जाए। ये पहली अवस्था हो सकती है टकराने की। अगर बेटा हम दूसरी अवस्था की बात करें कि और कितने तरीके से टक्कर हो सकती है, तो ऐसा भी हो सकता है कि कैपिटल A और कैपिटल B ये दोनों अपने पास कोई अणु है, ये कैपिटल A का अणु है, ये कैपिटल B का अणु है। पहला टक्कर ये गतिज ऊर्जा से आए, इसको पूरी यहाँ से टकरा करके इसको पूरी एनर्जी अपनी ट्रांसफर कर दे इसको, B यहाँ से आगे निकल जाए, A यहीं पर रुक जाए। ये पहली अवस्था है टकराने की। दूसरी अवस्था क्या होगी बेटा, मान लेते हैं कि A और B दोनों गतिज ऊर्जा के साथ आए और दोनों एक दूसरे से टकराएं और टकरा करके किसी भी दिशा में, विपरीत दिशा में बाहर हट जाएं, तो ये दूसरी अवस्था हो गई किसी भी पदार्थ के टकराने की। यानी A और B आपस में टकराएं, A किसी विपरीत दिशा में निकल जाए, B किसी और दिशा में निकल जाए, तब भी पदार्थ नहीं बनेगा। क्लियर है बेटा यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत। अब देखिए और कौन सी अवस्थाएं हो सकती हैं टकराने की। नंबर 3 की बात करें तो तीसरी अवस्था कौन सी है। देखो बेटा तीसरी अवस्था ये है,
ये मान लेते हैं कि कैपिटल ए है, ये कैपिटल बी है, और ये गतिज ऊर्जा के साथ आए और बी से टकराए और ये दोनों ऐसे चिपक करके प्यार मोहब्बत के साथ आगे बढ़ने लगे, दो के दोनों अणु। तो यहाँ पे देखो ए और बी दोनों आपस में जुड़ गए हैं, और जब दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ए बी बन जाएगा। बताओ बेटा, बात समझ में आई यहाँ तक? कोई दिक्कत? चलिए, टकराव के कुल कितनी अवस्थाएं हैं? 3, लेकिन उत्पाद कितनी अवस्था से बन रहा है? 1। क्लियर बेटा? टकराने की 3 अवस्थाएं हैं। ए बी से टक्कर करे, बी निकल जाए, ए रुक जाए। ए बी से टकराए, दो के दोनों विपरीत दिशाओं में चले जाएं। ए और बी से टकराए और दोनों आपस में जुड़ करके आगे बढ़ जाएं। तो ऐसी प्रक्रिया यानी टकराने की 3 अवस्थाएं हैं, लेकिन उत्पाद कितनी अवस्था में बन रहा है? केवल 1 अवस्था में। कब? जब दोनों अणु टकरा करके एक साथ चलना स्टार्ट करते हैं। क्लियर है बेटा यहाँ तक? चलिए, अब हम लोग बढ़ जाते हैं सिद्धांत की तरफ कि हम इसमें क्या कुछ लिख सकते हैं। तो पहला पॉइंट, अगर हम लोग बात करें बेटा अभिक्रिया के टक्कर सिद्धांत की, तो देखो क्या कह सकते हैं। हम एक कह सकते हैं, नंबर 1, किसी भी उत्पाद के बनने के लिए अभिकारी अणुओं का आपस में टकराना अति आवश्यक है। किसी भी उत्पाद को बनाना है, यानी बेटा ए और बी से मिला करके अगर हमको ए बी बनाना है, तो ये मस्ट है, ये जरूरी है कि ए और बी के अणु आपस में क्या करें? टकराएं। क्लियर बेटा यहां तक? नंबर 2 क्या लिख सकते हैं बेटा? टकराने की हमने कितनी अवस्थाएं बताई? 3, लेकिन उत्पाद कितनी अवस्था से बन रहा है? 1। यानी हम ये कह सकते हैं कि सभी टक्करों के फलस्वरूप उत्पाद नहीं बनता है। क्लियर बेटा? टकरार तो 3 तरीके से रहे हैं, लेकिन उत्पाद नहीं बन रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि सभी टक्करों के फलस्वरूप उत्पाद नहीं बनता है। उत्पाद केवल उन्हीं टक्करों से बनते हैं जो टक्कर प्रभावी होती है। जो टक्कर क्या होती है बेटा? प्रभावी होती है। क्लियर है यहाँ तक? उत्पाद सभी टक्करों से कभी नहीं बनेगा बेटा। उत्पाद केवल उन्हीं टक्करों से बनेगा जो टक्कर प्रभावी होगी। क्लियर है बेटा यहाँ तक? चलिए, अब हम लोग आगे की बात करें बेटा, और हम लोग क्या कह सकते हैं इसमें? नंबर 3 देखो बेटा, मान लो अपने पास कोई एक 2 अणु हैं, कैपिटल ए और कैपिटल बी। मान लेते हैं बेटा, सपोज दैट ए और बी जब आपस में टकराते हैं, 50 जूल से टकराते हैं, तो हमने देखा कि ए बी बन गया। अब हम क्या करते हैं? इस ऊर्जा को घटाते हैं। 50 से हमने 30 किया, ए बी बन गया। 30 से हमने 25 किया, ए बी बन गया। 25 से हम 20 किए, ए बी बन गया। 20 से बेटा जब हम 15 किए तब भी ए बी बन गया, लेकिन 15 से जब हम 14 कर दिए तो हमने देखा कि ए बी नहीं बना। क्लियर बेटा? फिर से समझ लेते हैं। मान लो कोई एक पदार्थ ए है, कोई एक पदार्थ बी है, यानी कोई एक अणु ए है, कोई एक अणु बी है।
ए बी जब बटा जुड़ते हैं, कैपिटल ए और कैपिटल बी जुड़ करके जब ए बी बनाते हैं, तो हमने उस दौरान उनकी ऊर्जा देखी तो वो 50 जूल आई। और हम क्या करते हैं, इस ऊर्जा को घटाते हैं, 50 से 30 किया, 30 से 20 किया, 20 से 15 किया, तो जब हमने 30 जूल ऊर्जा किया तब भी ए बी बना, 20 जूल ऊर्जा किया तब भी ए बी बन गया, 15 जूल ऊर्जा कर दिए बेटा तब भी ए बी बन गया। और जैसे ही हमने 15 से घटा करके 14 जूल की ऊर्जा हमने दी, हमने ये देखा कि कैपिटल ए और कैपिटल बी आपस में टकरा तो रहे हैं लेकिन उससे उत्पाद नहीं बन रहा है। यानी हमें कह सकते हैं बेटा कि वह कम से कम ऊर्जा, फिर से सुनना बेटा, वह कम से कम ऊर्जा जो किसी अभिकारी अणुओं के टकराने से उत्पाद बनाती है, उस ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं, सक्रियण ऊर्जा। क्लियर बेटा? तो हम ये कह सकते हैं, तीसरा पॉइंट, वह कम से कम ऊर्जा जो अभिकारी अणुओं के टकराने से उत्पाद बनाती है सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। इसे बेटा एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। और उन अणुओं को सक्रियत अणु कहते हैं। सक्रियत अणु कहते हैं। उन अणुओं को हम क्या कहते हैं बेटा, सक्रियत अणु कहते हैं। क्लियर बेटा? यहां तक किसी को कोई समस्या? बोलो बेटा। चलिए आगे देखते हैं हम और क्या कुछ कह सकते हैं बेटा। देखिए इसको हम इरेज कर देते हैं। अब जरा हम ये देखते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी आती कैसे है। ठीक बेटा? चलिए इसको एक ग्राफ से देखते हैं। अपने पास कोई एक ग्राफ है बेटा, अपने पास कोई एक ग्राफ है और इस ग्राफ को पता बेटा दो अक्षों में बनता है, एक एक्स। तो बेटा ग्राफ हम लोग दो एक्सिस में बनाते हैं, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। हमें मान लेते हैं कि अपने पास कोई एक अभिकारी अणु एक्स वाई है और एक कोई अभिकारी अणु जेड है। एक्स वाई जेड से अभिक्रिया करता है बेटा, तो ये जेड इससे जुड़ता है। यहाँ पे देखो हमने डॉटेड लाइन बना रखी है। ये माध्यमिक यौगिक है, मध्य का यौगिक है, इसकी ऊर्जा बहुत अधिक होती है, इसलिए ये इस ऊर्जा स्तर से ऊपर बना हुआ है। अब ये यौगिक बेटा धीरे धीरे अपनी ऊर्जा को घटाएगा तो ये ग्राफ नीचे आएगा और ये अभिकारी अणुओं से भी नीचे चला जाएगा, तो जेड एक्स से जुड़ जाएगा और वाई बाहर निकल जाएगा। तो ये बन जाएगा बेटा एक्स जेड प्लस वाई, और ये क्या बना हमारा उत्पाद। अभिकारी अणुओं की जो ऊर्जा स्तर है बेटा, हमने उसको यहां से मिलाया, तो इस ऊर्जा स्तर और उच्चतम ऊर्जा स्तर के बीच इसे हम कहते हैं बेटा एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा बोलते हैं। और ये जो लाइन हमने खींच रखी बेटा, ये ऊर्जा अवरोध यानी एनर्जी बैरियर है। क्लियर है बेटा? यहाँ तक इसके ऊपर अपने को नहीं जाना है। और ये मैक्सिमम ऊर्जा कहलाती है थ्रेशोल्ड एनर्जी, यानी दहली ऊर्जा कहलाती है। अब अभिक्रिया का क्रम है बेटा और ये ऊर्जा है। अब यहाँ से धीरे धीरे जब अभिकारी अणु आपस में टकराएंगे तो ऊर्जा बढ़ेगी, और जब टकराने से ऊर्जा बढ़ेगी बेटा तो ग्राफ ऊपर बढ़ेगा, और ये ग्राफ अपनी एक अधिकतम ऊर्जा पर जा करके
फिर से इसकी ऊर्जा घटनी शुरू होगी, और जब इसकी ऊर्जा घटनी शुरू हो जाएगी बेटा, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उत्पाद बनने के बाद उत्पाद की ऊर्जा अभिकारी अणुओं से भी कम हो जाएगी। यहां तक बेटा क्लियर है आपको? ग्राफ बना लो, ग्राफ बना लो सब लोग, ग्राफ बना लो बेटा, फिर आर्हेनियस इक्वेशन स्टार्ट करें। बेटा अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, आर्हेनियस समीकरण, आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन की बात करें बेटा, तो आपके 12th स्टैंडर्ड में आर्हेनियस इक्वेशन का डेरिवेशन नहीं है। आर्हेनियस का इक्वेशन होता है बेटा k = a एक्सपोनेंशियल ऑफ पावर ऑफ -EA अपॉन RT। यानी आर्हेनियस समीकरण जो होता है वो होता है k = a e की पावर -EA अपॉन RT, जहाँ पे E बेटा क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा, R क्या है? गैस कांस्टेंट है, और T क्या है? टेम्परेचर है। अगर बेटा हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें, दोनों तरफ लॉग ले लें, तो ये हो जाएगा, चूंकि एक्सपोनेंशियल है तो यहाँ पे बेटा हमें एक्सपोनेंशियल ग्राफ लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा log बेस E k = log बेस E a माइनस E a अपॉन RT। आगे इसके बेस E को बेटा 10 में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2.303 log बेस 10 k = माइनस ऑफ E a अपॉन RT प्लस 2.303 log बेस 10 a। इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो log बेस 10 k = माइनस ऑफ E a अपॉन 2.303 RT। इसको हम लोग नीचे लेके चले आते हैं, 2.303 RT प्लस log ऑफ बेस 10 a। अगर हम इसको पूरा सॉल्व करें बेटा, अलग अलग टेम्परेचर पर सॉल्व करें, तो अलग अलग टेम्परेचर पर जो अभिक्रिया है, अभिक्रिया का वेग भी अलग अलग होगा। मान लेते हैं अभिक्रिया का वेग k1 और k2 है, तो ये हो जाएगा बेटा log बेस 10 k2 अपॉन k1 = माइनस ऑफ E अपॉन 2.303 R इंटू 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। अगर हम इसका ग्राफ बनाए बेटा, इस इक्वेशन का अगर हम ग्राफ बनाए तो ये ओरिजिन हो जाएगा, और आपको पता है बेटा कि ग्राफ हमेशा 2 यूनिट्स के बीच में बनता है। ग्राफ हमेशा कैसे बनता है बेटा? 2 यूनिट्स के बीच में। तो हमें मान ले रहे हैं log बेस 10a है, ये क्या है बेटा? log बेस 10k, सॉरी यहाँ से log बेस 10k हो जाएगा। ये 1 अपॉन t के मध्य ग्राफ हम लोग बना लेते हैं। तो इस ग्राफ का जो स्लोप आएगा बेटा वो आएगा -EA अपॉन 2.303, और इस ग्राफ का ढाल कैसा होगा? नीचे की तरफ। क्लियर है बेटा यहाँ तक? बोलो। तो आज बेटा आपका रासायनिक बलगतिकी चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। आप इसको पढ़ते रहिएगा। किसी को कोई दिक्कत होगी तो वो कमेंट्स में कोई भी क्वेश्चन डाल देंगे बेटा, आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। कल हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चंस के बारे में, उसके बाद हम लोग कल बेटा सॉलिड स्टेट का न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और कल पढ़ते हैं हम लोग सॉलिड स्टेट। बाकी की चीजें कल बेटा।